नमस्कार साथियों, इस प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं जिस विषय में बात करने जा रहा हूँ वह विषय मध्य प्रदेश ही नहीं, देश की सबसे बड़ी समस्या हो गई है। और वह समस्या किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई है। और यदि इसका उपयोग नहीं करते हैं किसान, तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। यदि उनकी फसलें बर्बाद होती हैं और उसका पूरी तरह से फसलें नष्ट हो जाती हैं, तो यही सबसे बड़ी समस्या आज पूरे देश में फैली। एक समस्या तो भारत में बाढ़ की समस्या है, जो पंजाब राज्य में है, जो बेहद कठिन है। उनकी पूरी तरह से फसलें नष्ट हो गई हैं। और जहाँ भी जहाँ भी बाढ़ नहीं आ रही है, जहाँ भी थोड़ी बहुत कम बारिश हो रही है, तो वहाँ पे क्या समस्या आ रही है? ये डीएपी और यूरिया की समस्या आ रही है। किसानों को आज डीएपी और यूरिया के लिए बहुत लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। और दूसरी ओर किसानों को पुलिस वालों के द्वारा डंडे खाने पड़ते हैं। फिर तीसरी तीसरी समस्या होती है कि यदि डीएपी यूरिया किसी तरह से मिल जाता है, तो वो 200 की बोरी 750 रुपए में मिलती है, यानी डबल तिबल रेट में मिल रही है। तो ये सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है। तो ये जो देश के रीढ़ है, यदि वो नष्ट हो जाएगा, तो बताइए हम लोग जीवित कैसे रहेंगे? यदि किसान अपनी यूरिया के लिए यदि मांग करता है, तो वह मांग कहाँ करेगा? लेकिन यूरिया की जो समस्याएं हैं, यूरिया है क्या, यूरिया कैसे बनता है, यूरिया का कैसे उपयोग करना चाहिए, यदि यूरिया हम ज्यादा डाल देंगे तो कौन सी बीमारियां पकड़ लेंगी, ये सब हम लोग आज चर्चा करेंगे, ताकि सभी को जानकारी मिल सके कि यूरिया का निर्माण कैसे होता है, आखिर समस्या है कहाँ पे, उसकी बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या टॉपिक मेरा था? यूरिया और डीएपी। यूरिया का मतलब, डीएपी का मतलब होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट। जो इसका ये क्या करता है? जड़ों की मजबूती प्रदान करता है। यह जड़ों की मजबूती प्रदान करता है और में पौधों को बढ़ने में मदद करता है। तो क्या कहलाता है? डीएपी कहलाता है। डीएपी में मुख्यतः जब निर्माण के समय इसमें देखा जाए तो 46% इसमें फॉस्फेट होता है और 18% इसमें नाइट्रोजन होता है। और जब भी इसका उपयोग कब करते हैं अपन? जब बीज बोते हैं तब करते हैं, बीज बोते समय, और ताकि जड़ में वृद्धि हो जाए। तो इसका निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि NH3 यानी अमोनिया को H3PO4 से रिएक्शन कराते हैं। तो क्या होता है कि अमोनिया से कराते हैं तो क्या होता है कि कुछ अमोनिया के डीएपी के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इसका रिएक्शन ये लिखा हूं। सबसे पहले फास्फोरिक एसिड से अमोनिया का नियंत्रण कराया जाएगा, अमोनिया का रिएक्शन कराया जाएगा, तो कुछ ताप नियंत्रित करके तो डीएपी क्रिस्टल रूप में प्राप्त होगी। क्रिस्टल रूप से प्राप्त होती है, उसे सुखाकर हमें सुखा लिया जाएगा और बोरी में पैक करके भेज दिया जाएगा। तो समस्या सबसे बड़ी है क्या? किसानों की सबसे बड़ी समस्या है। समस्या का कारण क्या है? समस्या का सबसे बड़ा कारण है काला बाजारी। काला बाजारी का मतलब क्या होता है कि जब जरूरत से अधिक सामान अपने स्टॉक में रख लिया जाए, उसे काला बाजारी कहते हैं। सबसे बड़ा कारण काला बाजारी है और किसानों को न मिलने का सबसे बड़ा यही कारण। फिर दूसरा कारण क्या है कि वैश्विक आपूर्ति बाधा। वैश्विक आपूर्ति बाधा का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि लाल सागर में हूती विद्रोहियों का क्या है? कब्जा हो गया है। लाल सागर में हूती विद्रोहियों का कब्जा हो गया है, जो चीन तक भी आने में क्या हो रही है? समस्या हो रही है। क्या? अमोनिया की आने में समस्या हो रही है। इस वजह से जो डीएपी है, डीएपी का निर्माण कम हो गया है, इस वजह से यहाँ पे समस्या है। ठीक है। फिर और क्या समस्या है समझ सकते हैं? बस वही काला बाजारी, वैश्विक आपूर्ति बाधा, लाल सागर में हूती विद्रोहियों का कब्जा हो गया है, जिसके कारण क्या हो रहा है? चीन में जो भी इसका कच्चा माल आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है? इस वजह से कमी आ गई है।
फिर दूसरा क्या है, यूरिया। यूरिया की बात करते हैं। यूरिया क्या होती है, पौधों को मजबूती प्रदान करती है। डीएपी क्या करेगी, जड़ों को मजबूती देगी, और यूरिया क्या करेगी, पेड़ों के पौधों को मजबूती देगी, यानी उसके पत्ती, तना, फल लगाने में मदद करेगी। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको यूरिया का निर्माण कैसे होता है उसको समझते हैं। यूरिया का निर्माण के लिए 2 चरणों में इसकी रिएक्शन होती है। सबसे पहले 2NH3 प्लस CO2 प्लस तो क्या होता है कि 2 चरणों में इसका रिएक्शन होता है। सबसे पहला रिएक्शन होता है 2NH3 प्लस CO2 प्लस NO2 प्लस CO, COONH। फिर डिहाइड्रेशन। अब इसको क्या होता है, डिहाइड्रेशन किया जाता है। इसका रिएक्शन करने के बाद डिहाइड्रेशन किया जाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, जल को बाहर करना। इसकी आगे की प्रक्रिया क्या होती है, जब अमोनियम क्लोराइड को NH2 का होल ट्वाइस से रिएक्शन कराते हैं तो यूरिया गैस निकलती है, प्लस H2O बाहर होता है। इसका कारण क्या हो सकता है, इसका वही कारण है कि काला बाजारी और असममित वितरण। इसका मतलब होता है कि जब कभी भी यूरिया काला बाजारी का मतलब बता ही चुका हूँ, जरूरत से ज्यादा आप एकत्र कर लिए तो काला बाजारी ही होगी। अब उसको दुगने दाम में बेचा जाएगा। काला बाजारी का मेन कारण यही होता है कि देश में या विदेश में यूरिया का निर्माण कम हो गया है। फिर दूसरी तरफ हम देखें तो जब से रूस यूक्रेन युद्ध हुआ है तब से जो अमोनिया गैस होती है मूलतः मुख्यतः यूरोप से निकाली, वो यूरोप से कहते हैं, उसमें यूक्रेन से निकाली जाती है। यूक्रेन से निकालने के लिए क्या करते हैं, वहां पे रूस यूक्रेन वॉर चल रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है कि ये बंद हो गया है। तो इस वजह से यहाँ भारत और विश्व में यूरिया और डीएपी का निर्माण बंद हो गया है। इस वजह से यहाँ पे दिक्कत हो रही है। फिर अब इसके कारण अधिक उपयोग से इसका कारण क्या हो रहा है, जब भी कभी भी इसका अधिक उपयोग कर रहे हैं, इसका डीएपी और यूरिया का अधिक उपयोग करें तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। जैसे लोगों को सबसे बड़ी समस्या हो रही है कि गैस की समस्या हो रही है। इसके लोग जहरीले भोजन से परेशान हैं। एक सिक्किम ऐसा राज्य है वहां पे ये डीएपी यूरिया का यूज नहीं किया जाता है, वहां पे पूरी तरह जैविक खाद का यूज किया जाता है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डीएपी यूरिया में बैलेंस बना के चलो, और पशुओं को क्या करो, पशु से निकलने वाले जो गोबर होते हैं, पशु जो गोबर होते हैं उसका यूज करो। अब पशु रहे नहीं, पशुओं को हमने क्या किया, रोड में मरने के लिए छोड़ दिया बेचारों को। आप किसी भी नेशनल हाईवे में चले जाइए, आपको लाखों पशु दिख जाएंगे जो जो बेचारे मरे हुए हैं। हमने पशुओं को पालना छोड़ दिया। अब जैसे ही पालना छोड़ दिया तो अब खाद कहाँ से मिलेगी, जो जैविक खाद है। अब इसका अत्यधिक उपयोग से क्या होगा, कुछ दिन बाद जो खेत होंगे वो पत्थर या क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। फिर उनको पानी सोखने की क्षमता कम हो जाएगी, यानी पानी धारण करने की क्षमता कम हो जाएगी। और जैसे ही पानी धारण क्षमता कम हो गई तो आपको यहाँ पे फिर समस्याएं आने लगेंगी। फिर उर्वरक शक्ति भी क्या होगी, धीरे धीरे इनका उपयोग करने से उर्वरक शक्ति भी कमजोर होगी। तो इसका जब भी कभी भी आप विकास की बात करते हैं तो विकास में आपको कैसा विकास होना चाहिए, सतत विकास होना चाहिए। सतत विकास के लिए 17 लक्ष्य रखे गए हैं, उनका पालन होना चाहिए जो भी। और ये वर्तमान में क्या है, वर्तमान में पालन नहीं हो रहा है। किसी भी कंट्री, यदि आप विकसित और विकासशील देश, 2 देश आप मान के चलते हैं, विकसित और विकासशील देश, तो जो विकसित देश होते हैं वो सतत विकास लक्ष्यों का पालन करते हैं क्योंकि वो विकसित हो चुके हैं। और जो विकासशील देश है वो कहते हैं कि अभी मेरे यहाँ भी बहुत अभी विकास की जरूरत है। क्यों, क्योंकि जो विकसित देश थे उन्होंने क्या किया है, पूरे विश्व में उपनिवेशवाद और लूट मार सब कुछ मचाई थी। इस वजह से क्या हो रहा है,
पूरे विश्व में गरीबी, भुखमरी और इसकी समस्याएं आ रही हैं। तो इस वजह से क्या है कि सतत विकास हम नहीं करेंगे तो विकास का जब तेजी से हम गंदे तरीके से विकास करेंगे तो हमें क्या होगा कि उसका तो कीमत प्रकृति वसूलेगी ही। तो क्या कर देगी, कहीं पे बाढ़, कहीं पे सूखा, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ कर देगी। तो हमको जब भी यूरिया का यूज करना है उसके साथ जैविक खाद का भी यूज करना है। उसके साथ केचुए को देख लीजिए, जब कभी भी उसमें यूरिया डाला जाता है तो केचुआ